हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉइज एकेडमी। तो आज का वीडियो है क्लास 9 के साइंस के ऊपर। ये वीडियो क्लास 9 सीबीएसई साइंस के लिए है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्लास 9 सीबीएसई साइंस का पहला चैप्टर किया था और वो ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट किया था लास्ट वाले पोर्शन में, जो था हम लोग का इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कुछ ऐसा ही था हम लोग का लास्ट। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एवापोरेशन। मैं तुम लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, बिफोर कंटिन्यूइंग वॉचिंग द वीडियो, अपना अपना कॉपी निकालो, फिर वीडियो को रिज्यूम करो और देखो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे भी बोलने वाला हूँ जिसमें तुम लोगों को वीडियो में बुक की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर तुम बुक नहीं रखोगे सामने, तुम लोगों को समझने में कुछ दिक्कतें हो सकते हैं। और अगर बुक रखोगे तो एटलीस्ट तुम्हारा एक क्या होता है, पढ़ाई का एनवायरनमेंट बन जाता है। सो अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू टेक आउट योर बुक्स, टेक आउट योर कॉपीज, टेक आउट योर पेन, पेंसिल, शार्पनर, जो भी है, और पानी का बॉटल भी लेके बैठो ताकि तुमको उठना ना पड़े एक बार वीडियो चालू हो जाए। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एवापोरेशन को लेके। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एवापोरेशन? व्हाट इज एवापोरेशन? इट्स बेसिकली सिंपल। तुम लोग के बुक में कुछ ज़्यादा ही लंबा चौड़ा एक डिफाइन करके बोला गया एग्जाम्पल्स के साथ, लेकिन अगर एक सिंपल डेफिनेशन दिया जाए व्हाट इज एवापोरेशन, देन द आंसर इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग फ्रॉम लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन। ये इतना सिंपल है। ये एक लाइन में दिया हुआ है, तुम लोग के बुक में एक पैराग्राफ लिखा गया इसके बारे में। डोंट वरी अबाउट दैट, यू डोंट नीड टू स्टडी अबाउट दैट, जस्ट लुक एट दिस। उसको भी पढ़ लेना, उसमें एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, लेकिन अभी तुम लोग स्क्रीन के सामने जो डेफिनेशन आ रहा है उसी को याद रखो। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग फ्रॉम लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन। अब विकिपीडिया में सर्च करोगे तो उसका एक थोड़ा सा और भी अच्छा डेफिनेशन मिलेगा। एवापोरेशन इज अ टाइप ऑफ वेपराइजेशन that occurs on the surface of a liquid as it changes into the gas phase। ये बेहतर डेफिनेशन है। ऊपर वाला डेफिनेशन तुम जनरली छोटे मोटे चीज़ों में जल्दी जल्दी आंसर्स देने के लिए कर सकते हो। एग्जाम पेपर में ये वाला मत लिखना प्लीज़, क्योंकि एग्जाम पेपर में अगर ऐसा लिखोगे शायद तुमको मार्क्स ना मिले, और एग्जाम में शायद एवापोरेशन नहीं भी आ सकता है, ऐसा भी नहीं एग्जाम में इतना ईजी क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट इज एवापोरेशन, बट फिर भी ठीक है। सो एवापोरेशन इज अ टाइप ऑफ वेपराइजेशन दैट ऑकर्स ऑन द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड एज इट चेंजेस इनटू द गैस फेज। अब सपोज तुम लोग के लाइफ में बहुत सारे घटनाएं होंगे अब तुम लोग के लाइफ में बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुए होंगे, बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जिसमें तुम लोगों ने एवापोरेशन को एनकाउंटर किया होगा। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। कभी अगर तुम लोगों ने नेल पॉलिश रिमूवर, जैसे लड़की हो तो बहुत अच्छे से जानते ही चीज़, लेकिन अगर कभी तुम नेल पॉलिश रिमूवर अपने हाथ में रखो, या फिर अगर छोड़ दे नेल पॉलिश रिमूवर भी नहीं, पानी ही अगर तुम अपने हाथ में रखो, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप पानी, कुछ देर रखोगे, देखना वो पानी गायब हो जाता है। वो पानी का ड्रॉप फिर वहाँ पर मिलता नहीं है। और क्या होता है, व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन? द ऑब्जर्वेशन इज़ कि तुम लोग को वो जो एरिया है, पाम का जो एरिया है, वो क्या है, वो ठंडा महसूस होता है, थोड़ा सा ठंडा फील होता है। सो वाई डज दैट हैपन? वो वेपर, वो जो पानी का ड्रॉपलेट होता है, वो ड्रॉपलेट के साथ होता क्या है, व्हाट हैपन्स टू दैट? और तुम लोग का हाथ ठंडा क्यों महसूस होता है? इसका एक सिंपल सा जवाब है एवापोरेशन। जो तुम लोग का पानी होता है, पानी का जो ड्रॉप होता है, वो क्योंकि तुम लोग के पाम में टच करता है, और तुम्हारे पाम का क्या है, टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है, वो हम लोग को मालूम नहीं चलता। वो जो पानी का टेम्परेचर, उस टेम्परेचर से हम लोग का पाम का टेम्परेचर हाई होता है। अब जो पानी में जो पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स हम लोग के बॉडी के टेम्परेचर की वजह से कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं, एंड ड्यू टू दैट गेन इन द काइनेटिक एनर्जी, द मॉलिक्यूल्स or the particles of that water droplet changes itself into gaseous state। ठीक है। अब इसी को हम लोग बोलते हैं एवापोरेशन। यानी हम लोग को क्या पता लगता है कि हम लोग ये जानते हैं व्हाट इज बॉइलिंग। बॉइलिंग इज नथिंग बट अ टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट्स बॉइलिंग। पानी के लिए नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर है तुम्हारा, पानी के लिए तुम्हारा नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और वैसे ही तुम्हारा एक होता है एवापोरेशन। अब एवापोरेशन बॉइलिंग से अलग है। एवापोरेशन में क्या होता है, तुम्हारा पानी का जैसे टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल करने के लिए, फ्रॉम लिक्विड टू गैस चेंज होने के लिए, एवापोरेशन में तुमको वो टेम्परेचर कंडीशन फुलफिल नहीं करना होता है। और इसीलिए नहीं होता है क्योंकि तुम्हारा वो जो पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी उनका हाई है, वो ऑलरेडी थोड़े बहुत मूवमेंट में होते ही हैं। अब वहाँ उन लोगों को बस थोड़ा सा और काइनेटिक एनर्जी चाहिए होता है टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो चेंज इट्स स्टेट। अब हम लोग ये चीज़ तुम लोग का बुक में भी दिया हुआ है कि किस तरह से होते हैं, किस तरह से नहीं होते हैं। तुम लोग का बुक में एवापोरेशन में हाउ डज एवापोरेशन कॉज कूलिंग, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, उसको एक बार रीड कर लेना। अब हम लोग बढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन। ठीक है,
हम लोगों ने पढ़ लिया व्हाट इज एवापोरेशन। हम लोग ये भी जान चुके हैं कि एवापोरेशन की वजह से होता क्या है, इट गिव्स एन इफेक्ट ऑफ कूलिंग। लेकिन ये एवापोरेशन किस लिए होता है, मतलब कौन कौन चीज़ों के, कौन कौन कंडीशंस के ऊपर ये बेस्ड होता है जिससे एवापोरेशन होता है। चलिए उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अब ये जो एवापोरेशन है ये चार फैक्टर्स के ऊपर जनरली डिपेंड होता है। वो चार फैक्टर्स है तुम्हारा, फर्स्ट सरफेस एरिया, सेकंड है टेम्परेचर, थर्ड है ह्यूमिडिटी एंड द फोर्थ वन इज विंड स्पीड। या तो अब हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट सरफेस एरिया। कॉमन चीज़ है, अगर तुम किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो तुम्हारा एवापोरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। रेट मतलब कितना स्पीड में वो एवापोरेशन हो रहा है, कितना स्पीड में वो वाटर से गैस में चेंज हो रहा है। वो जो रेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ एवापोरेशन। तो वो तुम्हारा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा अगर तुमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया। अब सरफेस एरिया क्या चीज़ है? सरफेस एरिया है सिंपली, फॉर एग्जांपल अगर तुम एक हैंडकरचीफ लो, अब उस हैंडकरचीफ को अगर तुम भिगो के तुम खुला एक बार टांग देना कहीं पर, खुले में कहीं पर रख दो, ठीक है। और फिर उसी हैंडकरचीफ को फिर से लो या फिर कोई दूसरा हैंडकरचीफ लो और उसको तुम पानी में भिगो लो और उसको फोल्ड करके उसी जगह में रखो जिस जगह में तुमने वो वाले हैंडकरचीफ को, पहले वाले हैंडकरचीफ को रखा है। दोनों को एक साथ रखो और ऑब्जर्व करो कौन सा हैंडकरचीफ सबसे पहले सूखता है, कौन सा हैंडकरचीफ में सबसे पहले पानी गायब होता है या सूख जाता है, या फिर जिसको बोलेंगे हम उसके उसमें जो वाटर है वो वेपर में चेंज होता है, उसी वजह से सूख जाता है। तो वो किसमें कितना जल्दी होता है। तो ये कॉमन आंसर तुम लोग का अभी भी तुम लोग बोल सकोगे कि ऑब्वियसली भैया जिसमें हैंडकरचीफ खुला हुआ रहेगा वो जल्दी सूखेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस एरिया। वो जो खुले हुए हैंडकरचीफ है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है और वो जो मैंने फोल्ड किया हुआ हैंडकरचीफ रखा हुआ है उसका सरफेस एरिया बहुत कम है। और इसीलिए तुम्हारा सरफेस एरिया जैसे ज़्यादा हो रहा है एवापोरेशन भी इंक्रीज हो रहा है एंड वाइस वर्सा। सरफेस एरिया जैसे ही तुम्हारा घट रहा है एवापोरेशन भी घट रहा है, रेट ऑफ एवापोरेशन घट रहा है, ठीक है। अब आते हैं टेम्परेचर के ऊपर, सेम एज सरफेस एरिया। टेम्परेचर भी अगर इंक्रीज होगा तो एवापोरेशन भी इंक्रीज होगा और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो एवापोरेशन भी डिक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग समर डेज, अभी क्या हो रहा है समर के महीने में तुम्हारा देखना जनरली ये जो ह्यूमिडिटी का बहुत हाई ह्यूमिडिटी होता है, बहुत ही अजीब तरह का लगता नहीं है कि जब ह्यूमिडिटी बहुत हाई हो जाता है समर टाइम में तो बिना एसी के रहा नहीं जाता है। तो उसी तरह का ये इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारा जैसे टेम्परेचर हाई होता है तुम्हारा एवापोरेशन का रेट भी हाई हो जाता है। अब ह्यूमिडिटी के बहुत अलग अलग कारण भी होंगे, लेकिन ये जो टेम्परेचर हाई होते हैं इसी वजह से तुम्हारा जो पानी के सोर्सेज है जैसे पॉन्ड्स हुआ, लेक्स हुआ, रिवर्स हुए या फिर छोटे छोटे पानी के पुडल्स हुए, तो ये सब टेम्परेचर हाई होने की वजह से वेपराइज जल्दी हो जाते हैं, एवापोरेट जल्दी हो जाते हैं। और एक है तुम्हारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी थोड़ा सा अलग है, ये टेम्परेचर और सरफेस एरिया की तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है टेम्परेचर एवापोरेशन के साथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी इसमें ये नहीं होता कि अगर ये बढ़ रहा है तो एवापोरेशन भी बढ़ेगा, ये बिल्कुल उल्टा है। विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी द रेट ऑफ एवापोरेशन विल डिक्रीज। अगर तुम ह्यूमिडिटी को बढ़ा दोगे तो एवापोरेशन तुम्हारा घट जाएगा और अगर ह्यूमिडिटी को तुम घटा दोगे तो एवापोरेशन तुम्हारा बढ़ जाएगा। क्यों? ह्यूमिडिटी क्या है पहले उसको समझते हैं हम लोग। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर पर क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर पर क्यूबिक मीटर, जैसे भी तुम लोग उसको मेजर करते हो। लेकिन ये जो ह्यूमिडिटी है, अगर हवा में ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगा यानी वाटर वेपर का जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो उसका मात्रा अगर हवा में ज़्यादा रहेगा, एयर में ज़्यादा रहेगा, तो क्या होगा जो वाटर, तो उससे क्या होगा जो पानी ऑलरेडी वेपर जो उससे क्या होगा जो पानी वेपराइज हो रहा है, अभी हो रहा है प्रेजेंट में जो वेपराइज हो रहा है वो वेपराइज उतना जल्दी नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी एयर बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है। वो हवा जो है आसपास का जो सराउंडिंग हवा है वो पहले से भरा हुआ है वाटर ड्रॉपलेट से। अब इसका भी एक लिमिट होता है। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हवा में कितना भी अगर वाटर वेपराइज हो तो वो होते रहेगा हमेशा, कभी रुकेगा नहीं। एक टाइम में उसका स्लो हो जाता है रेट, और वो इसीलिए होता है क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, सिंपल बहुत ही कॉमन चीज़ है। अगर तुम कहीं पर भी एक बर्तन लो और बर्तन में बहुत सारा पानी, थोड़ा हाफ बर्तन अगर पानी फुल करके तुम गर्म करने दे दो बर्तन को, तो क्या होगा कि तुम्हारा एक टाइम आएगा, अगर तुम उसको खुला रखो, बर्तन को खुला रख के गर्म करो तो पानी जल्दी क्या होता है, जल्दी वेपराइज हो जाता है, जल्दी वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, सारा का सारा पानी गायब हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उसको ढक के रखो तो वो पूरा का पूरा गायब नहीं होगा। और वही होता है हम लोग का प्लैनेट अर्थ के साथ। हम लोग का प्लैनेट अर्थ ओपन स्पेस में नहीं है, इसका एक एटमॉस्फेयर है, ठीक है। और वो एटमॉस्फेयर में एक लिमिट है जिसके ऊपर तुम्हारा वाटर वेपर या एयर का क्लाउड्स उसके ऊपर पार नहीं कर सकता। अगर पार किया तो उसके बाद स्पेस है तुम्हारा, ठीक है। इसीलिए जो ह्यूमिडिटी है इसका एक लिमिट है।
ज़्यादा अगर ह्यूमिडिटी हाई हो जाएगा हवा में तो क्या होगा, वेपराइज जल्दी नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा जब ह्यूमिडिटी हाई होता है तो हम लोग के बॉडी में ज़्यादा, हम लोग को जो बॉडी में स्वेटिंग होता है वो वेपराइज नहीं हो पाता जल्दी, इसलिए हम लोग को बहुत ही अजीब लगता है, बहुत ही क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, हम यही बोल सकते हैं अभी। ठीक है, अभी नेक्स्ट में जाते हैं, वो है विंड स्पीड। तो वट विंड स्पीड में भी टेम्परेचर और सरफेस एरिया की तरह ही एवापोरेशन के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। मतलब अगर विंड स्पीड हाई होगा तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी हाई होगा, और अगर विंड स्पीड कम होगा तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी कम होगा। और एग्जांपल, कहीं पर भी अगर अगर गर्मी के टाइम में तुम कपड़े सुखा रहे हो और अगर तुम बाहर कपड़े सुखा दो जहाँ हवा चल रहा है तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, और अगर तुम अंदर कपड़े सुखा रहे हो जहाँ हवा कुछ नहीं चल रहा, तुम फैन भी नहीं चला रहे हो, तो कपड़े सूखने में टाइम लगेंगे। ये बहुत ही सिंपल कॉमन हाउस होल्ड एग्जाम्पल था। तुम बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हो, मैंने इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम्पल्स दिए हैं। तुम और भी बहुत सारे खुद से भी एग्जाम्पल्स देख सकते हो, खुद से भी सोच सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं जिससे ये सब चीज़ें होते हैं। अब चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन सिंपल है, हम लोग गर्मियों के टाइम में कॉटन के कपड़े पहनते हैं, क्या तुम लोग जानते हो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर? कोई बोल सकता है? अगर तुम लोग आंसर जानते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाओ, अभी कमेंट करो, मैं सबके कमेंट्स को रिप्लाई करूंगा, और अभी तुम लोग कमेंट करना है, ठीक है? अगर नहीं जानते तो चलो वीडियो देखो। तो हम लोग समर के टाइम में कॉटन के कपड़े पहनते हैं। इसका सबसे बेसिक, सबसे सिंपल रीज़न यही है कि कॉटन के कपड़े बहुत जल्दी हम लोग को, मतलब कॉटन का कपड़ा पहनने से हम लोग का जो स्वेटिंग होता है वो स्वेट बहुत जल्दी एवोपोरेट हो जाता है। अब कॉटन कपड़े गर्मियों में पहनने के फ़ायदे ये हैं कि कॉटन इज़ अ वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। ये वो पानी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। तुम अगर कॉटन का कोई रुई अगर पानी के सामने भी रखे तो बहुत जल्दी जल्दी पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। हम लोग जब गर्मियों के टाइम में स्वेट करते हैं, और ये नॉर्मल बात है, गर्मियों में हम लोग को बॉडी गर्म हो जाता है, इसलिए हम लोग को स्वेटिंग करना पड़ता है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। उससे क्या होता है, हम लोग का बॉडी कूल होता है। लेकिन अगर हम लोग प्रॉपर कपड़े नहीं पहनेंगे तो वो जो स्वेटिंग हो रहा है, स्वेटिंग हम लोग का प्रॉपर वे में वेपराइज नहीं हो पाएगा, प्रॉपर वे में एटमॉस्फेयर में एक्सकेप नहीं हो पाएगा, वो हम लोग के बॉडी में ही रह जाएगा स्वेट। लेकिन कॉटन क्या करता है, कॉटन उस स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने से जो कॉटन, क्योंकि हम लोग ऊपर पहनते हैं अपने बॉडी का, तो वो एयर में ज़्यादा एक्सपोज रहता है। हम लोग का अंदर का जो बॉडी है, स्किन है, वो एयर में उतना अच्छे से एक्सपोज नहीं रहता जब हम लोग कपड़े पहने रहते हैं। इसलिए कॉटन का कपड़ा पहनने से हम लोग का फ़ायदा है, जैसे ही उस स्वेट को हम लोग का स्किन से एब्जॉर्ब करेगा कॉटन, वो एयर में उसको ज़्यादा एक्सपोज करेगा, ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, और उससे तुम्हारा एवापोरेशन बहुत ही इजी हो जाएगा। तुम्हारा जो स्वेट है वो जल्दी जल्दी वेपराइज होगा, जल्दी एवापोरेट होगा। अब कॉटन की जगह में अगर तुम नायलॉन का कपड़ा पहने रहो तो तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा जो स्वेट है, तुम बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहे हो पहले से। कॉटन के कपड़े पहनने से स्वेटिंग थोड़ा कम होता था, एक्चुअली में कम लगता था हम लोग को, होता कम नहीं था, लेकिन इसमें तुम्हारा ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वेट वेपराइज नहीं हो रहा है, एवापोरेट नहीं हो रहा जल्दी। अब जैसे कि मैंने उस वीडियो के शुरुआत में कहा था कि हम लोग लास्ट में और भी बहुत सारे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर बहुत सारे का मतलब है और एक्स्ट्रा दो। तो अभी तुम लोगों को जो स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बोलने वाला हूँ वो है एक प्लाज्मा और एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, क्योंकि यही दो स्टेट ऑफ मैटर के बारे में तुम लोग के सिलेबस में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है। ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए आइडिया कि व्हाट इज़ प्लाज्मा एंड व्हाट इज़ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो हम लोग पहले प्लाज्मा को देखते हैं। प्लाज्मा एक्चुअली क्या है कि जब भी कोई आयोनाइज्ड गैस लिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर नियॉन गैस है या फिर मेरे पास अगर हीलियम है, तो ये सब क्या है, ये सब नोबल गैसेस है। पीरियोडिक टेबल अगर देखोगे ये सब नोबल गैसेस के कैटेगरी में आएगा। तो जब भी मैं इस तरह का गैस लेता हूँ और वो भी आयोनाइज्ड फॉर्म में, ठीक है, आयोनाइज्ड फॉर्म में इस तरह का गैस लेने के बाद जब मैं इस आयोनाइज्ड गैस से कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज पास करता हूँ, ठीक है, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कुछ इलेक्ट्रिकल चार्ज पास करता है, उससे क्या होता है, आयोनाइज्ड गैस के जो पार्टिकल्स है वो दीज पार्टिकल्स गेट सुपर एक्साइटेड, एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज, ये इस सुपर एक्साइटेड हो जाने की वजह से पार्टिकल्स इतने ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करने की वजह से गैसेस क्या होते हैं, ग्लो करने लगते हैं। अब ये गैसेस ग्लो करने की वजह से हम लोग को जो प्लाज्मा है वो दिखता है। अब फॉर एग्जांपल एक रियल लाइफ एग्जांपल प्लाज्मा गैस का है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो है, एक तुम्हारा है फ्लोरोसेंट ट्यूब बल्ब और दूसरा वाला तुम्हारा है नियॉन साइन बल्ब्स। अब नियॉन साइन बल्ब तुम लोग नहीं शायद देखोगे, लेकिन फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है, फ्लोरोसेंट ट्यूब
हर कोई जानता है कि व्हाट इज़ फ्लोरोसेंट ट्यूब, तुम लोग देखे होगे वंस और ट्वाइस इन योर लाइफ टाइम मिनिमम। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या होता है, इसके अंदर एक गैस होता है, प्रोबेबली हीलियम और सम अदर काइंड ऑफ गैस, जो भी होता है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में जब इस ये गैस होता है, ये आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है, और जब इसके बीच से इलेक्ट्रिक चार्ज पास होता है, ये ग्लो करने लगता है। अभी जो ग्लो का कलर है, कि किसी में हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा येलो येलो टोन में ग्लो हो रहा है, या फिर थोड़ा ब्लूइश टोन में वाइट ग्लो हो रहा है, या फिर कुछ और ही कलर है लाइट का, ठीक है। तो ये जब प्लाज्मा वाला जो ग्लो होता है, ये तुम्हारा डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ गैस। गैस का नेचर क्या है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब तुम्हारा ये जो सन हुआ हम लोग का, फॉर एग्जांपल हम लोग जानते हैं सन है, स्टार्स है, सो दे ऑल्सो ग्लो, और यस दे ऑल्सो ग्लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। अब ये जो प्लाज्मा है, ये स्टार्स में इसीलिए क्रिएट होता है क्योंकि वी ऑल नो दैट स्टार्स आर ह्यूमंगस एंड दे हैव अ वेरी हाई टेम्परेचर। दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक रीजन व्हाई स्टार्स ग्लो, ठीक है। अब तुम लोग के बुक में भी डिफिनेशन दिया हुआ है, एक छोटा सा पैरा दिया हुआ है प्लाज्मा के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेना। मैंने जो कहा वही है, बस थोड़ा सा इंग्लिश में मैंने हिंदी में समझाया। और अभी तुम लोग के स्क्रीन के सामने थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आ रहा होगा प्लाज्मा के बारे में, मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ। प्लाज्मा, द सराउंडिंग गैस मस्ट नॉट बी सैचुरेटेड with the evaporating substance. When molecules of the liquid collide, they transfer energy to each other based on how they collide with each other. When a molecule near the surface absorbs enough energy to overcome the vapor pressure, it will escape and enter the surrounding air as a gas. When evaporating occurs, the energy removed from the vaporized gas When evaporating occurs, the energy removed from the vaporized liquid will reduce the temperature of the liquid, resulting in evaporative cooling. अब इसमें यही कहा गया है, इसमें थोड़ा सा हायर लेवल का थोड़ा डेफिनेशन है, लेकिन मैंने इसीलिए कहा था कि तुम लोग को और भी क्लियर हो जाए व्हाट प्लाज्मा गोज थ्रू, व्हाट हैपेंस व्हेन वी क्रिएट प्लाज्मा। तो ये सब होता है प्लाज्मा में, तुम्हारा वाटर वेपर से एस्केप होना पड़ता है, और जब तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो तुम्हारा बहुत सारे चार्जेस पास होते हैं, द मॉलिक्यूल्स गेट एक्साइटेड and this happens, we get a beautiful looking plasma ball right in front of your screen. Okay, अब हो गया हम लोग का प्लाज्मा। अब हम लोग बढ़ते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। अब प्लाज्मा जो कि तुम्हारा सुपर एनर्जेटिक सुपर अब प्लाज्मा जो कि तुम्हारा सुपर एनर्जेटिक होता है, सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स की वजह से फॉर्म होता है, वहीं पर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बिल्कुल इसका उल्टा है। क्या हुआ, इन 1920 एक इंडियन फिजिसिस्ट था सत्येंद्रनाथ बोस, जिसने सब कुछ कैलकुलेशंस किया था फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के लिए, ठीक है। अब उस कैलकुलेशंस पे बेस्ड उसके कैलकुलेशंस के बेस्ड एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक स्टेट किया कि अब उन्होंने प्रेडिक्ट किया एक्चुअली कि एक नया स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है, जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, लेकिन उसने स्टेट ऑफ मैटर का नाम दिया द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। अब क्या हुआ, इन 2001 एरिक ए कॉर्नेल, वुल्फगैंग कैटरल एंड कार्ल ई वीमैन ऑफ यूएसए रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर अचीविंग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। इन्होंने पहली बार बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन को एक्चुअली में प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट किया, परफॉर्म भी किया, एंड दे वर सक्सेसफुल। तो उनको उस बारे में नोबेल प्राइज़ मिला। चलो तुम लोग को तो मिला नहीं है, अफसोस की बात है, लेकिन चलो कोई नहीं, कर लेंगे एक ना एक दिन हम लोग भी। ओके, अभी जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, इसमें क्या होता है कि तुम्हारा जैसे अब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज अ स्टेट ऑफ मैटर which is also called the fifth state of matter, which is typically found when a gas of bosons at low densities is cooled to low temperatures very close to absolute zero. अब ये absolute zero जिसको हम लोग बोलते हैं 0 केल्विन, और जिसको सेल्सियस में मापा जाता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। अब ये एग्जैक्टली तुम लोग का इस तरह का कैलकुलेशंस भी आएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम लोग 9 में हो, इस तरह का कैलकुलेशन तुम्हारे 10 में होंगे, 11 में आएंगे और 12 में होंगे। 10 में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, 11 में मेन कैलकुलेशंस होने वाला है, और 12 में भी बहुत कुछ होने वाला है। अंडर सच कंडीशंस अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ बोसन ऑक्यूपाई द लोएस्ट क्वांटम स्टेट। अब ये क्वांटम स्टेट क्या है, नन ऑफ योर बिजनेस, तुम लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझो कि ये कुछ है जो बहुत ही छोटे लेवल पे कुछ हो रहा है, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे। At which point microscopic quantum phenomena, particularly wave function interference, become apparent macroscopically.
BEC, which is Bose-Einstein condensate, is formed by cooling a gas of extremely low density, about 100,000 the density of normal air, to ultra low temperatures. और ये ultra low temperature है -273.15 डिग्री सेल्सियस. एग्जैक्टली वही टेम्परेचर नहीं है, उसके बहुत करीब होता है, जैसे प्रोबेबली -270 डिग्री सेल्सियस, आई डोंट नो, प्रोबेबली दैट. ठीक है, तो बेसिकली क्या है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट? एक बहुत ही एक्सट्रीमली लो डेंसिटी गैस को लिया जाता है, और यहाँ पर तुम्हारा एग्जांपल दिया है बोसन. अब उस गैस को 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर होता है, ठीक है, वो गैस. अब उसी गैस को अल्ट्रा लो टेम्परेचर में कूल भी किया जाता है. एक तो उसका डेंसिटी ऑलरेडी लो है, अब उसको बहुत ही कम टेम्परेचर में कूलिंग भी किया जा रहा है. तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स, हम लोग सब जानते हैं कि चाहे वो सॉलिड हो लिक्विड हो, अगर नहीं जानते फिर भी सुन लो, अगर सॉलिड हो लिक्विड हो गैस हो, सबके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, दे आर इन कॉन्स्टेंट मूवमेंट. द मूवमेंट माइट बी माइन्यूट, but if you take in the quantum scale or in the microscopic scale, it's not minute, it's not considered minute by the scientist. So every state of matter, whether it be solid, liquid or gas, has some kind of vibrations in the molecules or movement, or I will say kinetic energy. But what happens with Bose-Einstein condensate, that the movement is so less that it is considered negligible, all probably totally negligible, and therefore it's the first state of matter where we can say that the vibration of the molecules or the particles inside that state is almost negligible. Okay, so we are done with the Bose-Einstein condensate. तुम लोग अगर इसको particular स्पेसिफिक वीडियोस चाहिए बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और इन सब चीज़ों के लिए, तुम लोग को ऑनलाइन भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे. तुम लोग बस सर्च करना है यूट्यूब में व्हाट इज़ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड व्हाट इज़ प्लाज्मा. तुम लोग को बहुत अच्छे से डिफाइन करने वाला वीडियोस मिल जाएगा. अगर चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हो, वहाँ पर भी मैंने कुछ लिंक्स डाल के रखे हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा को लेके, ताकि तुम लोग को क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम लोग के दिमाग में कोई कन्फ्यूजन रहे अभी. ठीक है, चलो अभी थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स देते हैं. ठीक है, अभी तुम लोग के स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा. वो क्वेश्चन है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर. ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है ना. चलो मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह से पूछने वाला हूँ, बहुत सारे नहीं, एक दो और पूछने वाला हूँ. तो फिर भी वो सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर तुम लोग आ रहे होंगे तो वीडियो को पॉज करना, कमेंट सेक्शन में जाना, वहाँ कमेंट कर देना पहले, उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करना और फिर देखना, ताकि उससे तुमको भी पता चलेगा ठीक है तुम कितने सही थे कितने गलत थे. ठीक है, चलो फिर अगर तुमको पता है व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. ओके डन. ठीक है, मैं आंसर दे रहा हूँ. वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर. अब क्या होता है जब हम लोग आइस कोल्ड वाटर लेते हैं, व्हेन द वाटर इज़ सो लो टेम्परेचर, जब हम लोग आइस कोल्ड वाटर लेते हैं तो क्या होता है, वो जो ग्लास का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर तुम्हारे पानी का टेम्परेचर जिससे ठंडा हो जाता है ना. अब वो ठंडा होने की वजह से क्या होता है, तुम लोग का एनवायरनमेंट तो ठंडा नहीं है ना, योर एनवायरनमेंट इज स्टिल दैट हॉट, और आई वुड से इट्स स्टिल ह्यूमिड. वो उतना भी ठंडा नहीं हुआ उस ग्लास का कंपेरेबल. तुम्हारा ग्लास है शायद 0 डिग्री सेल्सियस में, या फिर -1 और 2 डिग्री सेल्सियस में, प्रोबेबली 1 और 2 पॉजिटिव साइड ऑल्सो. लेकिन जो भी है तुम लोग का एनवायरनमेंट से बहुत ठंडा है, तुम छूते हो ग्लास को तुमको ठंडा लगता है. ठीक है, अब क्या होता है, वो जो ग्लास है इतना कोल्ड है, वो जो ग्लास है वो इतना आइसी कोल्ड है, उससे क्या होता है कि तुम्हारा आसपास का जो हवा है, मैंने पहले ही डिस्कस किया था, हवा में ह्यूमिडिटी होता है. ह्यूमिडिटी यानी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, बहुत ही माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स, और अच्छे खासे क्वांटिटी में होता है. कभी कभी तुम देखना 96% ह्यूमिडिटी लिखा होगा कहीं कहीं पर गूगल में कि टुडे इट इज़ 96% ह्यूमिडिटी, 97% ह्यूमिडिटी, 56% ह्यूमिडिटी, जो भी हो ह्यूमिडिटी होता है. अब इस ह्यूमिडिटी की वजह से वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है जो थोड़े बहुत गैसियस वाटर वेपर फॉर्म में, जब वो कांटेक्ट में आते हैं इतने ठंडे टेम्परेचर का, वो क्या होता है, वो जो तुम्हारा वाटर वेपर है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है. हम लोग हवा में जो ह्यूमिडिटी है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वो तुम्हारा ड्रॉपलेट्स में चेंज होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स. वाई? बिकॉज डिक्रीज इन टेम्परेचर. मैंने डिस्कस किया था स्टेट्स ऑफ मैटर में कि जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो अगर वाटर वेपर है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा,
और वही चीज़ होता है यहाँ पर ग्लास के सरफेस पे। अगर तुम लोगों ने सही आंसर दिया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर नहीं दिया तो चलो कुछ जान गए, नया कुछ जाने, ठीक है, कोई नहीं। अब चलो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन आ रहा है। वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? वेल, तुम लोग सब जानते हैं कि डेजर्ट कूलर यानी अभी ये जो कूलर तुम लोग देख रहे हो इसको बोलते हैं डेजर्ट कूलर। बोला गया ये डेजर्ट कूलर गर्मियों के दिन में एकदम, जो गर्मी है बहुत ही, और ह्यूमिडिटी भी कम है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी नहीं है, लेकिन बहुत ही हॉट ड्राई डे है, तो एक डेजर्ट कूलर देखना ज़्यादा अच्छे से कूल करेगा, ना कि एक नॉर्मल तुम्हारा जो कूलर होगा जिसमें तुम पानी यूज़ नहीं करो, या फिर तुम्हारा कोई भी दूसरा कोई कूलिंग सिस्टम। हम एसी नहीं बोलेंगे, द एसी कूल्स बेटर बट इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ एट ऑल, बट ओके फाइन। तो डेजर्ट कूलर जो होता है वो तुम्हारा हॉट ड्राई डे में बेटर कूलिंग क्यों देता है, ठीक है, ये तुम लोग को बोलना है। इसका बहुत सारे आंसर्स भी हैं, चलो मैं एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल नहीं, इसका एक सिंपल आंसर है जो मैंने अभी पढ़ाया और एवापोरेशन के ऊपर बेस्ड है। चलो आई एम वेटिंग, कमेंट सेक्शन में जाओ, डू योर जॉब फर्स्ट, देन रिज्यूम द वीडियो एंड वॉच। चलो हो गया कमेंट, आई एम वेटिंग। ओके, let's move on to the answer. So, why does a desert cooler cool better on a hot dry day? The answer is simple. Desert cooler जो तुम्हारे होते हैं वो किस पे काम करते हैं? We all know they have a fan and they work on water. वाटर वो लोग यूज़ करते हैं टू कूल द टेम्परेचर। डेजर्ट कूलर, हर एक कूलर में वाटर यूज़ होता है, ठीक है, और डेजर्ट कूलर आर स्पेसिफिकली मेड फॉर ड्राई रीजन्स। और वो जो पानी वहाँ पर हो रहा है, तुम्हारा पानी साइड में जो पूरा डेजर्ट कूलर भीग रहा है, साइड के जो हनी कोम्स या फिर जो भी कोम्स होंगे उसमें, तो क्या होता है जब तुम्हारा कूलर चलता है उसके फैन से या फिर ब्लोअर से जो तुम्हारा हवा अंदर सक हो रहा है, उससे क्या होता है बाहर का जो गर्म हवा है वो ठंडा हो जाता है और उसके साथ साथ मॉइस्चराइज्ड भी हो जाता है, यानी हवा में थोड़ा सा वाटर वेपर भी आ जाता है, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी आ जाता है। अब क्योंकि तुम्हारा रीजन बहुत हॉट है और ड्राई है, तो अगर तुम थोड़ा सा ह्यूमिडिटी बढ़ा दोगे और टेम्परेचर थोड़ा सा कमा दोगे, यू विल फील मच बेटर, ठीक है। अगर तुम इसी की जगह तुम अगर एसी के अंदर रहोगे, तुम्हारा स्किन थोड़ा सा इरिटेट हो जाएगा प्रोबेबली, इफ़ यू आर, तो अगर तुमको थोड़ा दिक्कत हो, क्योंकि हॉट ड्राई डे में अगर तुम एसी चलाओगे तो वो तुम्हारे रूम को और ड्राई कर देगा, इट विल नॉट बी बेनिफिशियल इन एनी वे। तो यही एक बेसिक रीज़न है। ये क्वेश्चन तुम लोग का सीबीएसई के बुक में था, इसलिए मैंने अच्छे से करवा दिया। और कुछ बातें अब याद रखना, मैंने जो पढ़ाया उसको तुम लोग प्लीज़ थोड़ा सा रिवाइज करना, बुक को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ना, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर क्वेश्चन आंसर ना मिले, सॉल्व नहीं कर पाओ, तो ऑब्वियसली गूगल इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। नेट में तुमको पूरा का पूरा सीबीएसई का हर एक तरह का सोल्यूशंस मिल जाएगा, एनसीईआरटी का सोल्यूशंस है, अरिहंत का सोल्यूशंस है, तुम्हारा बहुत 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 सारे सोल्यूशंस मिल जाएगा, तुमको कोई दिक्कत का ही बात नहीं है। तो इसीलिए रिवाइज करो, और कभी ये मत सोचो कि यार कैसे करेंगे कैसे नहीं। अभी सबके पास मोबाइल फ़ोन्स है, सबके पास लैपटॉप्स है, ठीक है, लैपटॉप्स अगर ना भी हो तो मोबाइल फ़ोन्स है, तो एटलीस्ट तुम लोग जाओ, जाके वीडियो देखो, समझो, बैठ के देखो, और जब भी पढ़ने बैठो तो यार प्लीज़ उसको कम से कम मिनिमम रिवाइज करना, क्योंकि मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ तुम इसको देख के सिर्फ पूरा नहीं पढ़ सकते, इसको देख कर कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। मेरे जो वीडियोस है इस चैनल में ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सॉरी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आगे का वीडियोस और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन का वो बेल आइकन भी दबा देना। क्यों? क्योंकि अगर हो सकता है मेरे को वीडियो अपलोड हो तो तुम लोग मिस कर जाओ, एंड आई डोंट वांट यू टू मिस द वीडियोस। तो नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा देना, सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।